नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी क्रॉस वोटिंग पर। अखिलेश सख्त विश्वासघात करने वालों पर होगा एक्शन, क्योंकि जिन 4 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन में वोटिंग की, अब उन 4 विधायकों पर समाजवादी पार्टी एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि जो अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई थी वो अब अखिलेश यादव को सौंप दी है। और एक्शन की बात इसलिए हो रही है कि अभी 4 दिन पहले ही अखिलेश ने शिवपाल यादव से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। माना जा रहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो शिवपाल यादव के प्रभाव में थे। क्रॉस वोटिंग पर सख्त अखिलेश, विश्वासघात पर बड़ा संदेश। पार्टी लाइन से हटकर डाला था वोट, अब होगी चोट। राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार ने उतना दर्द अखिलेश यादव को नहीं दिया जितना क्रॉस वोटिंग ने दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों से यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करने को कहा था, लेकिन 4 विधायकों ने विश्वासघात कर दिया और यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। और अब इन 4 विधायकों पर समाजवादी पार्टी बड़ा एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनकी अंतरिम रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंप दी गई, जिसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 विधायकों का जिक्र है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन विधायकों के नाम जारी नहीं की, लेकिन इन पर सख्त एक्शन होगा इसके संकेत जरूर दे दिए। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जो व्यक्ति भी पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी की लाइन से अलग हट करके काम करेगा, पार्टी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर अखिलेश यादव के तेवर सख्त हैं। एक कमेटी बनाई और उसने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर वो कौन से विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कमेटी के लोग पहुंचे थे और जो इंटरनल रिपोर्ट है वो अखिलेश यादव को सौंपी है। उसके मुताबिक कुल 5 क्रॉस वोट हुए और उसमें समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को जब वोटिंग हुई तभी क्रॉस वोटिंग को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई थी। पहले सिर्फ शहजील इस्लाम का नाम सामने आया, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शिवपाल के अलावा सपा के 4 और विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई। इसके बाद इन विधायकों के नाम पता लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक टीम बनाई और 10 दिन की रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंप दी गई। अब माना जा रहा है कि जल्द ही इन 4 विधायकों पर बड़ा एक्शन हो सकता है, ताकि आने वाले समय में दूसरे विधायकों को सख्त संदेश पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करने वाले विधायक कौन हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। कहा जा रहा कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो शिवपाल यादव से प्रभावित थे, क्योंकि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के सम्मान का हवाला देते हुए यशवंत सिन्हा को वोट न देने की अपील की थी। जो नेताजी पर ISI का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। माना जा रहा है कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोट की, जिसमें यशवंत सिन्हा को उतने वोट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह से चिट्ठी जारी कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से किनारा किया, वैसे ही 4 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव 2024 को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, जिसका ऐलान अभी 2 दिन पहले अखिलेश ने कन्नौज से किया था। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं
अभी जो दल बचे उनके साथ समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश ने ये बात गठबंधन को लेकर कही थी, लेकिन संदेश उन नेताओं के लिए भी था जो पार्टी लाइन से अलग जाकर काम कर रहे। दरअसल अखिलेश के सामने 24 की पिच पर खुद को साबित करने की बारी है, क्योंकि विधानसभा में जरूर सपा की सीटें 3 गुना बढ़ गई, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 3 सीट ही बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विश्लेषण में अब बात ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि पहले मायावती ने किनारा किया, अब कांग्रेस ने भी झटका दे दिया है। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि राजभर की छड़ी का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि जिस भाजपा को लास्ट ऑप्शन बताया जा रहा था, उसके मंत्री ने भी राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। मतलब अखिलेश यादव के तलाक के बाद राजभर अकेले पड़ गए। राजभर से चौतरफा किनारा, कौन बनेगा छड़ी का सहारा? नहीं चाहिए राजभर का साथ, हाथी के बाद कांग्रेस ने खींचा हाथ। अखिलेश यादव ने जब से राजभर को तलाक दिया, राजभर को कोई साथ लेने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि पहले बसपा ने किनारा किया, फिर एआईएमआईएम ने झटका दिया और अब कांग्रेस ने भी राजभर को अविश्वसनीय नेता बताते हुए झटका दे दिया है। देखिए, उनके अपने लोग कह रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। तो हमारे दफ्तर तक भी गए थे, आपने खबर चलाई थी, हमारे कांग्रेस दफ्तर तक चल के गए थे। तो ये मुझे लगता है अगर राजभर जी को छड़ी हाथ में थमानी है तो हाथ में वो छड़ी चाहिए जो भरोसे का प्रतीक हो, जो रास्ते में साथ चल सके, ये नहीं कि हाथ से अलग होकर छड़ी फिर किसी स्थान पे जाके पड़ी मिले। कांग्रेस की माने तो राजभर भरोसे के काबिल नहीं, तो सवाल बड़ा हो गया कि राजभर अब कहां जाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जब से ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र किया है, उसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर अलग अलग बयान दे रहे हैं, साथ ही ये भी संकेत दे रहे हैं कि वो किसके साथ आगे गठबंधन करेंगे। हालांकि जिस तरह से वो बीएसपी के साथ जाने की बात करते थे, तो आकाश आनंद के ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि बीएसपी के दरवाजे ओम प्रकाश राजभर के लिए फिलहाल बंद हैं। तो वहीं अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को विश्वसनीय नेता चाहिए और ओम प्रकाश राजभर विश्वसनीय नहीं है। पार्टी के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश राजभर पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्वसनीयता एक नेता में होनी चाहिए, कांग्रेस को जैसे विश्वसनीय नेताओं की ज़रूरत है, वैसे विश्वसनीय नेता ओम प्रकाश राजभर नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी दरवाजे ओम प्रकाश राजभर के लिए बंद ही नजर आते हैं। लेकिन जो बात राजभर के लिए कांग्रेस ने कही, उससे ज्यादा तल्ख टिप्पणी राजभर के लिए भाजपा की तरफ से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कर दी। अभी छड़ी सहारा खोज रही है और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। आप एक राजभर को उठाकर हमारे सामने ले आइए जो ये कहे कि इन्होंने उसका भला किया। दरअसल बसपा से किनारा करने के बाद भाजपा राजभर के लिए लास्ट ऑप्शन मानी जा रही थी, क्योंकि जब जब मौका आया राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए, फिर चाहे सीएम योगी की दावत हो या फिर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने की। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अनिल राजभर अगर निशाना साधें तो सवाल गंभीर हो जाता है। हालांकि राजभर ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो जहां सपा और बसपा पर निशाना साध रहे, वहीं भाजपा की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। आप बीजेपी में अगर जाते हैं तो आप बीजेपी में बाकायदा मंत्री रहते हुए आपको धरने पे बैठना पड़ा था सरकार के खिलाफ, तो क्या फिर ऐसी पार्टी में आप जाना पसंद? देखिए, अभी तो हम गए नहीं, अभी तो हम जनता के बीच में अपनी पार्टी का संगठन और लोगों के बीच में एक मजबूती पैदा कर रहे हैं। फिर आने वाले समय में फिर अपने लोगों से विचार विमर्श करके फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मतलब एकदम सीधा है, राजभर आखिरी कोशिश तक भाजपा के साथ जाने में लगे हैं। लेकिन सवाल चौतरफा हमलों का है, क्योंकि भले ही सपा ने राजभर को तलाक दे दिया हो, भले बसपा ने राजभर से किनारा कर लिया हो, लेकिन जब बात निशाना साधने की आती है तो कोई पीछे नहीं रहता। हर वर्ग इकट्ठा होने को तैयार है। कांग्रेस को लोगों ने देख लिया, बसपा को देख लिया, सपा को देख लिया, भाजपा को भी लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद विकल्प
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिख रही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये गलत है। हम क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले भी लड़ करके सरकार बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि उनके बिना कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, किसी के बिना। या किसी को भ्रम नहीं रखना चाहिए, किसी को भी, न कि ओम प्रकाश जी को भी, किसी को भी नहीं रखना चाहिए कि हमारे बिना आपका काम नहीं चलना है। ये नहीं होता है। लेकिन और बहुजन समाज पार्टी के लिए विशेष तौर से ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले भी सरकार बना चुकी है। हमारी तरफ से जो मुक्ति, जो आज़ादी, जो तलाक की उनको आवश्यकता थी वो हमने दे दी है। बाकी उन्हें क्या करना है, क्या हो रहा है, वो उसका जवाब उनकी पार्टी के लोग देंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या राजभर अकेले रह जाएंगे, क्योंकि राजभर का अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है और ये बात उन्हें मालूम है कि अगर जीतना है तो एक बड़े सहारे की जरूरत होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भाजपा राजभर को फिर से अपने साथ लेगी या फिर दूर से ही नमस्कार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ईडी पर मची तकरार की, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर जो सवाल उठ रहे थे, आज उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। मतलब ईडी का गिरफ्तार करना सही ठहरा दिया, ईडी की कार्रवाई को सही ठहरा दिया, संपत्ति जब्त करना सब ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे बहस खत्म होगी, क्योंकि शीर्ष अदालत में यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी को अधिकार, खत्म होगी तकरार। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई, अब नहीं होगी लड़ाई। जहां एक तरफ ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही, वहीं ईडी के काम करने और उसके अधिकारों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल ही में जब सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के अंदर ईडी का आतंक है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला जल्द से जल्द करना चाहिए। इसका सक्सेस रेट 0.5% भी नहीं। ये ना तो सीआरपीसी का प्रोसेस अपनाते हैं और न ही ठीक से तफ्तीश करते हैं। यहाँ तक कि इनका अरेस्ट करने और बयान लेने का भी तरीका अलग है। ऐसा लगता है कि ईडी को सीबीआई से भी ज्यादा पावर मिली हुई है। अब ईडी के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें ईडी पर उठ रहे सवालों को लेकर कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। जैसे ईडी की ओर से गिरफ्तारी करना मनमानी नहीं है, ईडी को संपत्ति जब्त करने का पूरा हक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा अपराध है और सबसे बड़ी बात, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई कमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ईडी और पीएमएलए को लेकर दायर 240 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आई। ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत मिले तमाम सारे ताकतों को जायज ठहराया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ईडी की जो कार्यवाहियां होती है वो जायज होती है, क्योंकि अगर बात करें तो पीएमएलए एक्ट को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि ईडी इसका दुरुपयोग करती है, लिहाजा इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट को जायज ठहराया है और ईडी को जो अधिकार मिले हैं उससे किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है और जो ईडी कार्यवाही करती है इस पर वो पूरी तरीके से जायज है। अगर बात करें तो ईडी को रेड करने, समन करने, गिरफ्तार करने की जो छूट मिली है पीएमएलए एक्ट के तहत वो अब बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के चुनौती दी गई थी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको कारण बताने के लिए ये वजह पर्याप्त है और ईडी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं की एक और मांग पर अदालत ने कहा कि ईडी ने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं। इसके अलावा सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी की ओर से बंद किए गए मामले को भी ईडी अपने हाथ में लेकर जांच कर सकती है। मतलब जो लड़ाई ईडी के अधिकार को लेकर छिड़ी थी उसे एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि फैसला ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम समेत कई नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नवाब मलिक और अभिषेक बनर्जी के साथ साथ कई बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं। तो क्या मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से सभी नेताओं की टेंशन बढ़ गई है? ज्यादातर जो है बेल में जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है 45 के वो लागू होते हैं या नहीं होते। सेक्शन 50 में जो पीएमएलए में जो स्टेटमेंट देते हैं लोग
वो स्टेटमेंट्स एडमिसिबल है या नहीं है, और काफ़ी सारे बातें जो है वो उसकी चर्चा इस जजमेंट में की गई है। और कोर्ट ने ये कहा कि ये सारा जो PMLA बाय एंड लार्ज जो PMLA एक्ट है वो सही है, उसमें जो भी कहा गया वो सही है और इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अब तो कोर्ट का जजमेंट आ गया, जायज़ है या नहीं है वो जजमेंट से ही आपको पता चलेगा, और जायज़ नहीं होता तो कोर्ट बोल देती कि जायज़ नहीं है। वहीं कई राजनीतिक दलों की माने तो ईडी को यह ताकत कभी कांग्रेस ने दी थी। अब वही कांग्रेस इसकी शिकायत कर रही, क्योंकि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि पहले ईडी और CBI का डर कांग्रेस दिखाती थी और अब भाजपा दिखा रही। आप लोग भी अगर टीवी पर चला दोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। और सोचिए, जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ताकत और अधिकार पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, तो क्या यह लड़ाई खत्म हो जाएगी या फिर और तेज होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है। दरअसल सवाल ईडी या CBI का नहीं, सवाल हर एक जांच एजेंसी का है, क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल होता है तो सवाल उठता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात भोले पर फूल ओवैसी को चुभे शूल, क्योंकि ओवैसी कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा की तुलना रेवड़ी से कर रहे हैं। इसको लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि मामला शिव भक्तों का है, मामला हिंदू आस्था का है। इसलिए ओवैसी पर भाजपा ने तूफानी पलटवार कर दिया है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। एक बयान और छिड़ गया घमासान। ओवैसी ने सबका साथ सबका विकास की बात कहते हुए जो कहा, वो बात यूपी की योगी सरकार को सबसे ज्यादा चुभी। और एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। हम तो कांवरियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिसके जहन में ही सांप्रदायिकता घुसी हो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये ओवैसी इस प्रकार के भड़काने की जो बातें करता है, तो निश्चित रूप से इसके जहन में भविष्य का जिन्ना बनना इसके जहन में है। ये भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। ओवैसी को कांवरियों के ऊपर फूल बरसाने की बात चुभी या फिर पुलिस की तरफ से कांवरियों की आव भगत या सेवा की। लेकिन ओवैसी ने जो भी कहा वो सीधे सीधे बड़े सियासी घमासान का सबब बन गया है। खुले में नमाज पर रोक के मुद्दे को कांवरियों पर फूल बरसाने से जोड़ने को लेकर सवाल सिर्फ सियासी दल ही खड़े नहीं कर रहे, अब इस बहस में साधु संत भी उतर आए हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।